ये चंपे चाचा सुन रहे थे, कहीं आके भाषणबाजी कर रहे थे कि नगरी में हम ये कर दिए। आप भी जानते हैं नगरी में कुछ किए, सबको उसका लिए। नगरी वाला याद होगा आपको, रिम्स टू जमीन का मामला, सभी आदिवासी लोग को उसका लिए। आदिवासी लोग लोहरदगा से आए, खूंटी से आए, लातेहार से आए, सिमडेगा से आए, गुमला से आए, रामगढ़ से आए, सिल्ली से आए, और पता चला चंपई चाचा है ये नहीं हुआ। कौन था? सुबह देवेंद्र नाथ महतो थे और शाम को जयराम महतो था। चंपई चाचा डर से अंदर में थे। और उनका बेटा का बोली आप सुने होंगे, बाबूलाल भैया का। उनको मीडिया पर नहीं, उनको पुलिस बोला कि चलिए आपको अरेस्ट करके थाना ले जाते हैं। बोला नहीं, हम यूट्यूब में देखे हैं, हम लोग के आदिवासी भाई का इनकाउंटर हुआ, तो आप मेरा भी इनकाउंटर कर देंगे, हमको डर है। तो बताइए बाबूलाल दा इतना डरिएगा तो राजनीति क्या कर रहे हैं? चंपई चाचा इतना खेत बढ़ा दिए हैं, बस जोती और खाइए। जो लोग इंडिया गठबंधन के जैसे कोर वोटर माने जाते हैं, मान के चलिए अल्पसंख्यक आदिवासी, और जो एनडीए गठबंधन के कुछ पिछड़े और सवर्ण जोन के कोर वोटर माने जाते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर इंडिया गठबंधन को यह सीट ना मिले तो सरकार गिरने वाली नहीं है। एनडीए गठबंधन को अगर यह सीट ना मिले तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर जेलकेम को एक सीट मिलता है तो हम सीधे दोगुना हो जाएंगे, दोगुनी ताकत के साथ, दोगुने उत्साह के साथ, दोगुनी रफ्तार के साथ विधानसभा में मुद्दों को रखेंगे। मैं तमाम घाटशिला विधानसभा के तमाम वोटर से कहूंगा, क्योंकि आज के डेट में अब जनता का वोट तो रहा नहीं, अब जनता कहाँ रही वोट देने वाली, अब तो सब किसी का वोटर है। अब पहले चुनाव होता था कि जनता वोट करती थी कि 5 साल में किसी को बदलने की जरूरत करती थी, कोई अगर गलत काम करे तो उसे हराने का काम करती थी। लेकिन अब जनता क्या हो गई कि किसी पार्टी विशेष का वो आइडियोलॉजी में ढल चुकी है कि भाई वो उसके कैंडिडेट, अगर कोई इस पार्टी का कैंडिडेट आ जाए वो अच्छा है बुरा है, उसमें कोई भी रहे, क्योंकि हम देश में देख रहे हैं मोदी जी को, हम तो उसी को दे देंगे वोट। या हम देख रहे हैं हेमंत सोरेन जी को, उनके सिंबल से कोई भी आएगा हम उसको वोट कर देंगे। पहले होता था कि लोग इतना सोचते थे कि भाई 5 साल ये प्रत्याशी हमारे गांव में नहीं आया, जीतने के बाद हमसे नहीं मिला, इसने हमारे मुद्दों को उठाया नहीं, इस बार इसको हराएंगे। लेकिन अब जनता तो ऐसी रही नहीं, वो अच्छा है बुरा है, वो एनडीए से है तो एनडीए का एक वोट है, एनडीए का एक माइंडसेट है कि भाई ये समाज के लोग, मैं किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे किसी से आपत्ति मैंने, तो एक माइंडसेट बन गया कि फलाना समाज ओबीसी का फलना वर्ग, जनरल का फलना वर्ग, ये एनडीए का वोट है, इंडिया माइनॉरिटी ट्राइबल्स ये फलना वर्ग, ये इंडिया का वोट है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि फिलहाल घाटशिला के चुनाव में 29 में आप क्या करेंगे नहीं करेंगे 29 में देखा जाएगा, लेकिन घाटशिला के चुनाव में मैं आपसे इतना तो आग्रह करूंगा कि एक सीट जीतने से ना बीजेपी ज्यादा उनको कुछ होने वाला है, न सरकार को कुछ होने वाला है। लेकिन अगर एक सीट हम जीत जाते हैं तो आपको भी मालूम है अभी विधानसभा में बोलने के लिए क्या समय दिया जाता है कि जिस पार्टी का जितना विधायक हो उतना मिनट दिया जाता है। तो जेलकम पार्टी का एक विधायक 1 मिनट दिया जाता है। अगर हम लोग घाटशिला को जीत जाएंगे तो 2 विधायक होगा तो 2 मिनट दिया जाएगा। तो 1 मिनट में अगर हम सदन में सार्थकता के साथ जनता के मुद्दों को रख सकते हैं तो 2 मिनट में दुगुना रखा जाएगा, काम दोगुना बढ़ेगा, मुद्दे दोगुने सदन के सामने आएंगे। और आप ये भी देखे होंगे कि हमने कभी अगर मगर की बात नहीं की। विधानसभा को आपने देखा होगा टेलीविजन टीवी में, अपने मोबाइल में, चैनल्स में, चाहे किसी भी, हमने कभी इधर उधर की बातें नहीं की, ना हमने किसी की आलोचना ना प्रशंसा में समय दिया। आप तो देखे होंगे बहुत सारे लोग अपने किसी को अगर इंडिया की बात है तो हेमंत सोरेन जी को कभी शाहरुख खान के बुलाने लगते हैं, अगर एनडीए को बोलने दिया जाए तो मोदी का गुणगान करने लगते हैं। लेकिन एकमात्र विधायक जयराम महतो जो टू दी पॉइंट, चाहे वो किसी भी मामला हो, वो विस्थापन नीति का मामला हो, स्थानीय नीति का मामला हो, या स्टूडेंट का मामला हो, या किसान का मामला हो, किसी का मामला हो, मैं टू दी पॉइंट बात को उठाने का काम करता हूँ। तो इसलिए यह चुनाव एक नया चुनाव होगा, एक नए तरीके का चुनाव होगा। और बिल्कुल आज इस राज्य की जनता को भी तय करना है कि इस राज्य का भला कैसे होगा, इस राज्य के युवाओं को उनका अधिकार कैसे मिलेगा, इस राज्य की महिलाओं को उनका अधिकार कैसे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो शहीदों के सपने से झारखंड सींचा गया है, उन शहीदों का सपना कैसे साकार होगा, ये आज
सबसे पहले तो घाटशिला की जनता को तय करना होगा। यार एक बात जान लीजिए, आज देखिए बहुत सारे लोग, मुझे कहने में किसी प्रकार से असहज महसूस नहीं हो रहा। मैं साफ कहता हूं, जो भी प्रत्याशी आए हैं, चाहे बाबूलाल दादा रहे, चाहे सोमेश दादा रहे, जनता इनको व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं कर रही। हम लोग भी अभी घूम के आए, हम लोग जिधर चाहे वो बाजार होता है, आपको मालूम है बाजार में एनडीए के सपोर्टर होते हैं, उन लोग भी बोल रहे थे कि हम लोग का वोट देना मजबूरी होता है, हम लोग भी बाबूलाल जी को पसंद नहीं कर पा रहे हैं कैंडिडेट। तो मैं जनता से कहना यह चाहता हूं कि अगर आप जब तक मजबूरी में वोट देंगे तो मजबूरी में वे लोग टिकट भी तो देंगे। जब तक जनता मजबूरी में वोट देगी, पॉलिटिकल पार्टियां मजबूरी में टिकट देगी। इसलिए आप तीसरे फ्रंट को चुनिए, आप चौथे फ्रंट को चुनिए, तभी नेशनल पार्टियां अच्छे उम्मीदवारों को टिकट देगी। आप जो शिकायत करते हैं कि भाई हमको कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो आप खुद कहते हैं कि कैंडिडेट जो भी रहे हमको मजबूरी में वोट करना है हमको। इसलिए मैं जनता से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो इस बार पार्टी के आधार पे नहीं, कैंडिडेट की योग्यता के आधार पे वोट करें। मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा, आप ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो घाटशिला के मुद्दों को विधानसभा तक लेकर जाएगा। आज आप देखे होंगे, हम विधायक डुमरी के हैं, लेकिन हमने जादूगोड़ा का मामला को विधानसभा में उठाया। आज बताइए 25 सालों से क्या जादूगोड़ा आज से वो दंश झेल रहा है, या फिर जादूगोड़ा के साथ अन्याय आज से हो रहा है? नहीं, वर्षों से हो रहा है। लेकिन किसी विधायक का, किसी भी नेता का हिम्मत नहीं हुआ कि सदन में इस बात को उठाए, क्योंकि सबको डर लगता है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां सामने हो, बड़े बड़े उद्योग घराने सामने हो, तो सभी लीडर को डर लगता है। तो भाई डरे हुए नेताओं को क्यों चुनते हो? निडर लोगों को चुनो, जो बेबाक होकर आपकी आवाज बनने का काम करे और आपकी आवाज को उठाने का काम करे, ऐसे लीडरों को चुनो। आज घाटशिला की बात करें तो घाटशिला भी धीरे धीरे एक औद्योगिक क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि बगल में जमशेदपुर है, तो उसका असर धीरे धीरे घाटशिला में आएगा। घाटशिला में नए उद्योग आएंगे, जमीनों का अधिग्रहण होगा, जबरन जमीन लिया जाएगा। अभी आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, आप लगातार वहां आंदोलन किया जा रहा है, कंपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। जब आपका काम बंद है तो जमीन छोड़ देना चाहिए, जमीन रहतों को वापस होना चाहिए। तो ये मुद्दे सदन तक कौन उठाएगा? क्योंकि आपको भी मालूम है, आप भी जानते हैं, इस चुनाव के बाद परिणाम चाहे कुछ भी रहे, XYZ कोई भी जीते, जीतने वाला भी आपका जमशेदपुर में बैठेगा और हारने वाला भी आपका जमशेदपुर में बैठेगा। अगर जो भी इस चुनाव को अगर वे लोग जीतते हैं, तो जो जीत के जाएगा वो भी जमशेदपुर के आवास में रहेगा, और जो हार के जाएगा वो भी जमशेदपुर के आवास में रहेगा। आपके साथ, आपके दुख में, आपके दर्द में, आपके पीड़ा में कौन रहेगा, ये घाटशिला की जनता को तय करना है। और हमें लगता है रामदास मुर्मू जी से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है जो आपके साथ खड़ा रहे। आपके साथ कौन लड़ेगा? आपके साथ धरने में कौन बैठेगा? आपके साथ कोई समस्या होगी तो कौन खड़ा होगा? आज आप देखिए, जब से जेल कैंप पार्टी का उदय हुआ है, जब भी किसी को अगर तो थोड़ा मने चोट भी लगता है, मामूली चोट लगता है, तो सबसे पहले जेल कैंप को याद किया जाता है। और हम लोग रात 2 बजे 3 बजे तक धरना में जाके बैठते हैं, जब तक उसको न्याय नहीं मिले। अरे राज्य में तो छोड़िए, हम लोग प्रदेश भी जाते हैं। हमारे पार्टी के लोग, मजदूरों की बात को अगर देखा जाए, न्याय दिलाने के लिए हम लोग राजस्थान उड़ीसा तक जाते हैं। तो ये भी आपको तय करना है, बड़ी पार्टियां, चूंकि बड़ा लेवल है उनका, बड़ी पार्टियां हैं, वो आपके बीच चुनाव में आएंगी। हमेशा अगर आपके बीच कोई है तो जेल कैंप खड़ा है। इसलिए मैं जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा, जो लोग यहाँ तक नहीं भी आए हैं, चूंकि दीपावली का दिन चल रहा है, हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि लोग पर्व त्योहार है, लेकिन जो लोग घरों में भी बैठे हुए हैं, मैं उनको स्पष्ट कहूंगा, इस बार वोट बदलाव के लिए करिए। बदलाव का होना बहुत जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित रह जाएगा। फिर और यहाँ आप सोचिए ना, यही आप सोचिए चंपई चचा, क्योंकि मान के चलिए सोमेश जी के पिताजी का देहांत हुआ है, तो उस पर हम थोड़ा सा रहने देते हैं। हम चंपई चचा का उदाहरण लेते हैं। चंपई चचा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, रहे कि नहीं, लेकिन फिर भी उनको याद है कि बाबूलाल सोरेन को सेट कर दिया जाए। चंपई चचा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं,
फिर भी उनको बुढ़ापे में चिंता है, जबकि उनके पास अरबों की संपत्ति है। अगर आज के दिन से चंपई चाचा बिस्तर में बैठ जाए ना, बेड में बैठ जाए, घर में खटिया में बैठ जाए, तो उनकी 5 पुश्ते आराम से बैठ के खाएंगी। आज भी अगर चंपई चाचा कुछ ना करे, चंपई चाचा अगर कुछ ना करे, तो उनकी हमें लगता है कम से कम, ज्यादा तो हो, बहुत ज्यादा होगा, 5 पुश्ते यानी 5 पीढ़ियां बैठ के खाएंगे। फिर भी उनको चिंता है कि बाबूलाल सोरेन को विधायक कैसे बनाना है। बगल में रघुवर दास जी हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, कई बार वो भी मंत्री रह चुके हैं, हमको लगता है 5-6 बार विधानसभा भी जा चुके हैं, यानी विधायक बन चुके हैं। फिर भी उनको चिंता है कि अपनी पुतोहू को टिकट देके विधायक बना दिए, जबकि आपको भी मालूम है वो 5-10 पीढ़ी बैठ के खाएंगे। लेकिन रघुवर चचा को भी चिंता है कि हमारी पुतोहू विधायक कैसे बने। यही आपके अर्जुन मुंडा जी, हमारे इस राज्य के और एक मुख्यमंत्री, बहुत नामी चेहरे, केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं, उनको भी चिंता आई कि अपनी पत्नी को इस बार टिकट दिला दे, कोर्ट से उनकी पत्नी लड़ी। तो ये अब जनता को तय करना है कि जो मुख्यमंत्री रहा है उसको अपने बच्चों की चिंता है, उसे अपने बेटे की, पुतोहू की, पत्नी की चिंता है, तो जनता अपने बच्चों की चिंता करती है नहीं करती है, ये आप पे डिपेंड करता है। उनसे सीखिए कम से कम। वो मैं 3 मुख्यमंत्री का आपको नाम गिनाया, आप ही के कोल्हान के, उधर मधुपुरा को छोड़ देते, अभी दूरी है, यहीं आपके अगल बगल के चंपई चाचा, रघु चाचा, मुंडा जी, 3 मुख्यमंत्री। और किनको टिकट दिलाया? एक ने बेटे को जो घाटशिला में उम्मीदवार है, एक ने पत्नी को जो चुनाव हार गई, और एक ने अपनी पुतोहू को जो चुनाव जीत के विधायक बनी है। अरे जिनके पास अरबों की संपत्ति है, लाख और करोड़ तो छोड़िए, अरबों की, जिनकी संपत्ति अनुमानित अरबों की है, आज वे लोग चिंता कर रहे हैं मेरा बेटा कैसे विधायक बने, मेरी बहू कैसे विधायक बने, मेरी पत्नी कैसे विधायक बने। तो आज जनता को भी सोचना होगा कि जनता की आवाज कौन बनेगा, जनता के लड़ेगा कौन, जनता के बच्चों के भविष्य की आवाज कौन बनेगा, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात कौन करेगा, उसके लिए उनको वोट करना है, ये जनता को समझना होगा। और नहीं तो फिर इसी प्रकार ये राजनेता इस राजनीति को हमसे दूर लेके चले जाएंगे। जब भारत देश में वोट देने की तारीख की शुरुआत हो रही थी, जब भारत देश में वोट देने का नियम बन रहा था, तो देश के संविधान निर्माताओं के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि आज के बाद से इस देश में राजा रानी के पेट से नहीं, मतपेटी से निकलेगा। लेकिन जनता ने उस पैटर्न को तोड़ दिया है। आज फिर आप राजा के घर में राजा चुनने लगे हैं। अरे राजा के घर में राजा ना चुना जाए, इसीलिए तो वोट का अधिकार मिला है आपको, कि राजा की पत्नी को रानी ना बनाया जाए, राजा के बेटे का राज्याभिषेक ना किया जाए, इसीलिए वोट मिला है कि एक गरीब किसान को आप राजा बना सके। और आप फिर अगर उस वोट का इस्तेमाल उसी राजा परिवार को बनाने में करेंगे, तो 1950 में जो हमारी स्थिति थी और आज 2025 में जो हमारी स्थिति है, क्या अंतर रहा? ये वोट का अधिकार क्यों मिला? ये वोट का अधिकार इसीलिए मिला था कि राजा के घर में राजा नहीं होगा, राजा के घर में रानी नहीं होगी। एक साधारण सा पढ़ा लिखा नौजवान, चाहे वो किसान का बेटा रहे, वह दलित का बेटा रहे, वह आदिवासी का बेटा रहे, वह किसी मजदूर का बेटा क्यों ना रहे, अगर उसमें टैलेंट होगा, वो हकदार होगा, वो जनता के बीच से चुन के जाएगा। इसलिए वोट की व्यवस्था आई। लेकिन हम और आप तो फिर उस व्यवस्था को दरकिनार कर रहे हैं। तो अगर आज 2025 में अगर हम लोग फिर उस व्यवस्था को दरकिनार करते हुए राजा के घर में राजा के बेटों को विधायक सांसद चुनेंगे, तो याद रखिएगा 2050 आते आते फिर से आपको आभास होगा कि हम नाम के लोकतंत्र में असल में राजतंत्र का हिस्सा बन के रह गए। आपको उस समय फिर एहसास होगा कि अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी आज HCL कंपनी का रूप धारण कर चुकी है। आज टाटा टिस्को टेल्को के रूप में काम कर रही है। क्योंकि आपने फिर से वही परिपाटी को दोहराया, आपने फिर से वही पैटर्न को दोहराया कि राजा के घर में ही जो होगा देखा जाएगा। तो फिर जनता का सुनेगा कौन, जनता की पूछेगा कौन? आप ईमानदारी से बताइए, घाटशिला में अगर कोई भी जरूरत पड़ा, घाटशिला में अगर कोई भी दुख पड़ा, तो क्या वे लोग आपके बीच आकर इस प्रकार जमीन में बैठेंगे? क्या आपके साथ धूल कण में बैठकर आपके लिए आंदोलन करेंगे? क्या आपके साथ सड़क में बैठकर आपकी आवाज को बुलंद करेंगे? नहीं करेंगे। वो साहस अगर किसी में है तो केवल और केवल जेल कैंप पार्टी में है। इसलिए हमारे प्रत्याशी श्री रामदास मुर्मू जी को विजयी बनावे। अभी देखिए, चंपई
चंपा चाचा सुन रहे थे, कहीं आके भाषणबाजी कर रहे थे कि नगरी में हम ये कर दिए। आप भी जानते हैं नगरी में कुछ किए, सबको उसका लिए। नगरी वाला याद होगा आपको, रिम्स टू जमीन का मामला, सभी आदिवासी लोग को उसका लिए। आदिवासी लोग लोहरदगा से आए, खूंटी से आए, लातेहार से आए, सिमडेगा से आए, गुमला से आए, रामगढ़ से आए, सिल्ली से आए, और पता चला चंपई चाचा है ये नहीं। वहाँ कौन था? सुबह देवेंद्र नाथ महतो थे और शाम को जयराम महतो थे। वो हाल जोतने का काम कौन किए? हमारे पार्टी के देवेंद्र बाबू किए कि नहीं? चंपई चाचा डर से अंदर में थे। और उनका बेटा का बोली आप सुने होंगे, बाबूलाल भैया का। उनको मीडिया को बनाए, उनको पूछा, पुलिस बोला कि चलिए आपको अरेस्ट करके थाना ले जाते हैं। बोला ना, हम यूट्यूब में देखे हैं, हम लोग के आदिवासी भाई का इनकाउंटर हुआ है, तो आप मेरा इनकाउंटर कर देंगे, हमको डर है। तो बताइए बाबूलाल दा इतना डरिएगा तो राजनीति काहे कर रहे हैं? चंपई चाचा इतना खेत ला दिए हैं, बस जोतिए और खाइए। सुने कि नहीं हम घर चले जाएंगे। ये बाबूलाल जी का स्टेटमेंट है कि हम घर चले जाएंगे, तो इसलिए अब आपको तय करना है। और देखिए, जहां तक पूर्व मंत्री जी का बात है, उनको तो मैं पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रामदास बाबू नहीं रहे हमारे बीच। उसी समय दिसम गुरु शिबू सोरेन का भी देहांत हुआ, निधन हुआ। निसंदेह उनके निधन होने से, उनके दुनिया से चले जाने से राज्य की जनता मर्माहत है, राज्य की जनता में दुख है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनके घर से जो आएगा विधायक बनने के लिए वही उस राज्य को चलाएगा या फिर वही उनकी तरह काम करेगा। यहाँ सिंपल है। आपको याद होगा, जब हमारे ही डुमरी विधानसभा में जगन्नाथ बाबू नहीं रहे तो वहाँ एक स्लोगन आया कि टाइगर विल रिप्लेस टाइगर। क्योंकि जगन्नाथ बाबू को भी वहाँ टाइगर कहा जाता था। सुनिए, आज उनके पिताजी का भी निधन हुआ, उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो वहां भी जनता के बीच से एक आवाज आया कि टाइगर विल रिप्लेस टाइगर। तो घाटशिला में भी आवाज आना चाहिए, रामदास विल रिप्लेस रामदास। हमारे डुमरी विधानसभा से जहां हम विधायक बने, वहां एक ही वो नारा गूंज रहा था कि टाइगर की जगह टाइगर लेगा। जरूरी नहीं वो उसका परिवार से ही होगा, जो टाइगर होगा वही टाइगर की जगह लेगा। और टाइगर ने जगह डुमरी में ले लिया। अब हम यहाँ कह रहे हैं, घाटशिला में वही कह रहे हैं कि रामदास जी की जगह रामदास जी लेंगे। सीधा बात है। रामदास सोरेन जी की जगह रामदास मुर्मू जी लेंगे, रामदास जी की जगह रामदास जी लेंगे। ये तो आवश्यक नहीं है कि भाई उनके घर में जो जन्म ले, उनका जो खून हो वही उनके जैसा हो, वही उनके जैसा काम करिए। जरूरी है? अगर ऐसा होता तो आज प्रधानमंत्री गांधी का पोता को होना चाहिए था, गांधी जी का पोता को होना चाहिए था, भगत सिंह के रिश्तेदार को होना चाहिए था, सरदार पटेल के रिश्तेदार को होना चाहिए था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदारों को होना चाहिए था कि नहीं? अब गांधी जी अगर 1942 में आधे कपड़ों का आधा कपड़ा पहन के आंदोलन किए हैं और सांसद अगर आज वोट टाइम में आके कहेगा कि हमारे पूर्वज महात्मा गांधी जी उस समय ऐसा किए हैं, तो भाई आज का समय अलग है, उस समय अलग थे। गांधी पूरे देश के थे, अपने परिवार के नहीं थे। क्या रामदास बाबू अपने परिवार के थे? नहीं, वो झारखंड के माफ कीजिएगा मंत्री थे। रामदास बाबू जब झारखंड के मंत्री थे तो झारखंड का कोई बेटा उनकी जगह लेगा, उनका ही परिवार क्यों लेगा? और हमको आज तक समझ में नहीं आया भाई सहानुभूति क्या है, कि सहानुभूति राजनीति में क्यों? आप ही बताइए, क्या अगर कोई किसी डॉक्टर का निधन हो जाए तो क्या डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनाया जाता है? क्या बनाना उचित भी रहेगा? अगर किसी डॉक्टर का बिना समय से पहले अगर निधन हो जाता है तो क्या डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर हम बनाएंगे? क्या टीचर का निधन होने पे टीचर के बेटे को टीचर बनाएंगे? क्या एसपी का बेटा बनता है? तो ये कौन सा पैटर्न है भाई कि विधायक का बेटा विधायक बने, सांसद का बेटा सांसद बने, मंत्री का बेटा मंत्री बने? आखिर ये कौन सा पैटर्न है? जबकि एक एसपी से महत्वपूर्ण एक एमएलए होता है, एक डॉक्टर से महत्वपूर्ण एक एमएलए होता है, एक टीचर से महत्वपूर्ण एक एमएलए होता है, क्योंकि डॉक्टर, टीचर और एसपी का फैसला करने वाला एक एमएलए होता है। वो विधायक का अंग होता है, वो सरकार का अंग होता है। वो फैसला करेगा कि आपके स्कूल में टीचर कितने होंगे, वो फैसला करेगा कि आपके जो हॉस्पिटल उसमें दवा का दाम क्या होगा, वो फैसला करेगा कि आपका यहाँ आईएएस का कौन यहाँ नया तबादला हो क्या आएगा।
तो जो फैसला करता है, जो नियम बनाता है, जो इस राज्य को चलाता है, वहां सहानुभूति क्यों? हम सहानुभूति रखते हैं? जिन्होंने अपने परिवार में किसी को खोया है, हम सहानुभूति रखते हैं? सहानुभूति का मतलब उसके दुख में खड़ा होना। सहानुभूति का मतलब होता है उस परिवार के दुख में खड़ा होना। हम लोग दुख में खड़े हैं, अगर उस परिवार को कुछ घटेगा हम लोग देंगे। विधायक बना देना, ये कौन सा सहानुभूति है भाई? जब हम डॉक्टर के निधन पे डॉक्टर के बेटे को रिप्लेस नहीं करते हैं, जब वकील के निधन पर वकील के बेटे को वकील बना के रिप्लेस नहीं करते हैं, तो आखिर देश में ये सहानुभूति कब तक चले? इसलिए जो मंत्री जी नहीं है, हम लोग पुनः श्रद्धांजलि भी देंगे और सहानुभूति रखेंगे परिवार के प्रति, लेकिन उनको जो रिप्लेस करेगा, उनकी जगह जो जाएगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उनका अपना घर से संबंधित हो, उनके ब्लड से संबंधित हो, उस क्षेत्र का कोई ऐसा युवा जो पढ़ा लिखा हो, उनकी जगह जाए और झारखंड की आवाज को, घाटशिला की आवाज को, घाटशिला के माओ बहनों की आवाज को, घाटशिला के बुजुर्गों की आवाज को, घाटशिला के नौजवानों, किसानों, छात्रों की आवाज को विधानसभा में प्रेजेंट करे। कोई वहां कोई वहां इसलिए इस बार घाटशिला के उपचुनाव में रामदास मुर्मू जी जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, आप सभी से आग्रह है एक मौका दिया जाए, क्योंकि अब पढ़े लिखे नौजवानों की राजनीति में आने की दरकार है। आप भी जानते हैं रामदास मुर्मू जी यही ठीक बगल में आरडीएम नामक एक कोचिंग क्लास चला रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और आपके बीच से आते हैं। तो अगर आपके बीच से आएंगे तो आपके बीच की बात को वहां लेके जाएंगे। आज देखिए, आप मेरा ही उदाहरण लीजिए, आज 1 साल होने वाला है, लेकिन आज भी मेरे घर की स्थिति वही है जो 1 साल पहले थी। आज भी हमारे घर में बारिश होने पर पानी ऊपर से भी आता है और नीचे से भी मिट्टी गीला होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब जब हम अपने बारे सोचने के लिए बैठते हैं कि हमें अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए कुछ करना है, तब तब मेरी आंखों के सामने वे लोग आते हैं जिन्होंने मेहनत करके हमको विधायक बनाया। तब मेरी आंखों के सामने वे लोग आते हैं जिन्होंने वह लोकसभा का चुनाव मई जून की गर्मी, घर घर जाकर चंदा लेकर, घर घर जाकर चावल सब्जी मांगकर, उस पैसे से जो अपनी गाड़ियों में तेल भरे हैं, उस पैसे से हमारा प्रचार किए हैं। तो जब जब हम अपने बारे सोचने बैठते हैं, तब तब वो मंजर हमारे आंखों के सामने आता है। क्योंकि हम आपके बीच से आते हैं, इसीलिए हम आपके बीच की बात को सदन तक लेकर जाते हैं। इसलिए अब जनता को यह तय करना होगा उनके बीच का नेता जाए, जो उनके बीच के जैसा हो कर रहे। आज देखिए ना, आप जब भी आप हमसे मिलते हैं, और हमको तो लगता है कि अभी 1 साल होने के बाद भी न जनता ने हमको विधायक माना है, न हम खुद को विधायक मान पाए हैं। आज भी उनसे मिलते हैं तो उनके घर के भाई बच्चे जैसे मिलते हैं। वो भी हमसे मिलते हैं तो अपने हक अधिकार के साथ मिलते हैं, वो हम पे अपना हक दिखाते हैं। वो कभी इस प्रोटोकॉल में नहीं रहते कि हम विधायक जी से मिलने जा रहे हैं। वो अपने हक समझते हैं कि हमारे घर का बच्चा है। अरे कभी कभी तो हम लोग जहाँ जिस घर में सोते हैं, अगर जानते हैं कि थोड़ा सा हम लोग लेट उठते हैं तो 2-4 लोग बोतल से खिड़की में भी मार देता है। तब बोले नहीं, जनता है, कुछ नहीं बोलना है भाई, उनको हक है। विधायक के घर में जाने से पहले 4 गेट का एंट्री होता है, लेकिन हमारे घर में जनता जाती है, कभी हम लोग लेट उठते हैं, देखते हैं मैंने खिड़की टूटे नहीं तो मैं कभी बोतल फेंक देता है विधायक झूठ। तो ये हक हमने जनता को दिया है और झारखंड की राजनीति में पहली बार ये हुआ है। नहीं तो आपको उनके कार्ड से गुजरना होगा। बहुत प्रकार का सिस्टम है, अगर नहीं हो घर में तो बोलते घर में नहीं है। तो इसलिए नए नेताओं को, नए युवाओं को राजनीति में आने की आवश्यकता है। आज कोल्हान की धरती आंदोलन की धरती है, क्रांति की धरती है, निर्मल बाबू, सुनील बाबू के शहादत की धरती है। और आज धरती में वहां के लोगों को यह तय करना होगा कि उनके सपनों को साकार करने के लिए जो जाएंगे सदन तक, ऐसे उम्मीदवारों को हम लोग जिताकर भेजेंगे। आज बताइए, राज्य की सरकार ने माताओं को, बहनों को 2500 रुपए का मैया सम्मान योजना दे दिया, लेकिन आज उन्हीं के घर के बच्चे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया है, छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं, आप बताएं। रो रहे। आज इस राज्य में क्या हो रहा है आपको भी मालूम है। कुछ दिन पहले हमको ड्राइवर लोग फोन किया कि विधायक जी हम लोग बालू लेके चल रहे, परेशानी है। हम बोले भाई घाटशिला के चुनाव तक रुकिए, परेशानी रहेगा, क्योंकि सरकार के लोगों का सीधा आदेश है यहाँ से चंदा उठा के देना है चुनाव में।
आज यही हो रहा है। एक बड़ा बाबू से हमारा बात हुआ, वो एक व्यक्ति से कुछ पैसा मांग रहा था। हम डायरेक्ट बोले कि बड़ा बाबू हमको भी मालूम है, मंत्री जी और सीनियर आईपीएस मिल के आपसे 30 लाख लिए थाना तबादला का, हमको मालूम है सारा चीज, लेकिन उसको आप दूसरा जगह सुन लीजिएगा। हम सीधा बात करते हैं। आज झारखंड यही बन के रह गया है। बड़ा बाबू है तो थाना के हिसाब से 30 लाख से 50 लाख में उनको थाना दिया जाता है। उससे बड़े पदाधिकारी हैं तो उससे बड़े रेट में ट्रांसफर होता है, और उससे बड़े पदाधिकारी हैं तो 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का दिया जाता है। ये हमारे राज्य की स्थिति है। वहां से सरकार का सोच आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस राज्य के कल्याण क्या करेंगे, इस राज्य की जनता का कल्याण क्या करेंगे। इसलिए राज्य की सरकार में जो बैठे बड़े बड़े नेता हैं उनकी जड़ें हिलनी चाहिए, उनका सिंहासन हिलना चाहिए, तभी उनको डर होगा। और नहीं तो फिर अगर बड़े बड़े नेता चुन के जीत जाएंगे, अगर चंपई चाचा के घर वाले जीत जाएंगे, मंत्री जी के घर वाले जीत जाएंगे, रघुवर चाचा के घर वाले जीत जाएंगे, अर्जुन मुंडा जी के घर वाले जीत जाएंगे, तो फिर तो मजाक हो रहेंगे ना, जनता है क्या, इसका वोट तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं। फिर वो आपको ताना देंगे। और क्यों मुद्दों की बात करेंगे, क्यों मुद्दा की बात करेंगे। आज देखिए ना देश में क्या हुआ, मोदी जी ने बात करा 2 करोड़ नौकरियां क्यों देंगे। हम जान रहे हैं कि हम इनको राम जी का नाम लेके वोट ले लेते हैं, क्यों काम करेंगे भाई। उसी प्रकार हेमंत जी, उनको भी मालूम है कि जब हम लोग चुनाव जीती जा रहे हैं, जब हम कुछ ना करने पे भी ये लोग 50-60 सीट हमको दे ही रहे, तो क्यों काम करेंगे। इसलिए राजनीति में, लोकतांत्रिक देश में अगर ताकत कहीं है तो तलवार में नहीं है, ताकत आपके तीर में नहीं है, ताकत भाले में नहीं है, ताकत त्रिशूल में नहीं है, ताकत बंदूक में नहीं है, ताकत आपकी इस उंगली में है जब आप ब्लू रंग की स्याही लगाकर वोट देने जाते हैं। ताकत इस उंगली में है आपकी, जिस उंगली से आप उनको नचा सकते हैं। तो इसलिए उनको बताना होगा कि राजनीति आपकी रखेल नहीं है, राजनीति आपके अधीन नहीं है, राजनीति आपकी धरोहर नहीं है, राजनीति जनता की है, राजनीति जनता की है। आपको बताना होगा कि राजनीति जनता के लिए बनी है, इसे आपको बताना होगा। और ये सारी शक्ति तमाम जनता जनार्दन आपकी उंगली में है। अगर आप उनको बताएंगे नहीं, ये आप उनको जताएंगे नहीं, तो बदलाव कैसे होगा। उनके माइंड में सेट हो चुका है कि झारखंड की जनता सड़कों में लगातार 4 साल क्यों ना हल्ला कर ले, 4 साल क्यों ना आंदोलन कर ले, 5वें साल उनका वोट आखिर हम लोग ले जाएंगे। 5वें साल उनको फिर डर दिखाकर, 5वें साल उनको समीकरण का डर दिखाकर, बिना विकास किए, बिना मुद्दों के हम वोट लेकर जाएंगे। क्यों? इस पैटर्न को तोड़ना होगा, उनकी सोच को तोड़ना होगा, तभी बदलाव होगा। और एक बात याद रखिए, आज फिर कहेंगे पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। अगर आज हमारा देश हिंदुस्तान आजाद हुआ तो पढ़े लिखे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। गांधी कौन थे? बैरिस्टर थे। पंडित नेहरू कौन थे? बैरिस्टर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? बैरिस्टर थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस के एस्पिरेंट थे। हमें लगता है पास भी कर गए थे। जो आज यूपीएससी कहते हैं, उस समय आईसीएस कहते थे, इंडियन सिविल सर्विस। चूंकि आचार संहिता का समय है, अभी हम लोग का पूरा 1 महीना कार्यक्रम होगा। बस इतना ही कहेंगे कि इस बार बदलाव को वोट करिए। 1 सीट मत देखिए, 1 सीट, एक अकेला जयराम महतो आज विधानसभा में क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। एक अकेला जयराम महतो जनता को कितनी ताकत दिया है आप देख रहे हैं कि आज हर कोई अधिकारी से आंख मिला के बात कर रहा है, हर कोई मुद्दे की बात कर रहा है, डर नहीं रहा है। तो 1 सीट हमारे लिए 100 सीटों के बराबर है। आप दीजिए, हमारी ताकत दुगना होगी, मुद्दे दोगुना उठेंगे, सदन के पटल पर उठेंगे। इसलिए चूंकि आचार संहिता है, समय का अभाव है, तमाम माताओं बहनों को विशेषकर धन्यवाद देते हुए, तमाम माताओं बहनों को धन्यवाद देते हुए और उनसे अनुरोध करते हुए कि इस बार आप बदलाव करेंगे। मैं तमाम नौजवानों से कहूंगा कि घाट से लाके घाट में आप इतने चारों तरफ फैल जाए, घाट से लाके घाट में आप इतने फैल जाए, इस बार जेल के इनको ये सीट उनकी झोली में जाए। मैं सभी से आग्रह करता हूँ। और बिल्कुल इससे पहले जितना भी हमारा वोट है, वो कार्यकर्ताओं का वोट है, बस उसे जनता तक लेकर जाना है। तो हमारे प्रत्याशी रामदास दा है,
एक पढ़े लिखे नौजवान है जिन्होंने मास्टर किया है, जिन्होंने बीएड किया है, जो पढ़े लिखे हैं, चाईबासा यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे नौजवान हैं, एमएससी, तो मास्टर यानी एमएससी एमए दोनों वही हुआ, एमकॉम रहे थे जो भी रहे, मास्टर यानी ये मास्टर के स्टूडेंट है, ये पढ़े लिखे नौजवान है। आप इनको एक बार सहयोग करें। जब पढ़े लिखे नौजवान सदन में जाएंगे, सदन की सार्थकता दिखेगी, सदन में मुद्दों पे बहस होगी, सदन में समस्याओं को रखा जाएगा और समस्याओं के समाधान पर डिबेट किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा, सरकार को घेरा जाएगा, सरकार की जवाबदेही ली जाएगी, सरकार से उत्तर मांगा जाएगा। और आपने देखा हो ऐसी बार जब विस्थापन नीति का बहस था, आप ही के कोल्हान के मंत्री दीपक बिरुवा जी थे, किस प्रकार हमने उत्तर मांगा था कि मंत्री जी बताइए 5 दिन में कि 150 दिन में। आज बताइए, राज्य की जनता सुन रही है घर में बैठकर कि आप नीति को कब तक बना रहे हैं, 5 दिन कि 150 दिन। ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं सुनेंगे। तो सरकार को जो घेर सके, सरकार से जो जवाब मांग सके, सरकार से जो डिबेट कर सके और जनता के मुद्दों को उठा सके बिना किसी डर के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, ऐसे युवाओं को भेजिए। रामदास जी एक पढ़े लिखे नौजवान हैं और फिर वही कहेंगे घाटशिला के उपचुनाव में रामदास विल रिप्लेस रामदास, रामदास विल रिप्लेस रामदास। और यही मंत्री जी को यही श्रद्धांजलि होगी। इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी कि उनके नाम का, उनकी कद का ठीक है एक नौजवान, मंत्री जी भी इसी उम्र में होंगे जब पहली बार विधायक बन के गए होंगे, उनकी कद का ठीक है एक नौजवान उनके रास्ते से विधानसभा गया है और मंत्री जी ने जहां काम को छोड़ा है, रामदास मुर्मू जी वहीं से काम को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल परिवारवाद से राजनीति को दूर करिए, नहीं तो प्रतिभाओं का हनन हो जाएगा, प्रतिभाओं को आत्महत्या करनी होगी। आज प्रतिभा आत्महत्या कर रही कि नहीं कर रही है? आज टैलेंट सुसाइड कर रहे हैं और जो लोग पैरवी वाले हैं वो जिंदगी का मजा ले रहे हैं। इसलिए अगर टैलेंट को किसी का मोहताज ना बनना पड़े, प्रतिभाओं का हनन ना हो, प्रतिभाओं का अतिक्रमण ना हो, इसके लिए प्रतिभाओं को सदन में ले जाने की जरूरत है। परिवार को ही लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रतिभाओं पर एक गहरा चोट होगा। समय का अभाव है। पुनः मीडिया हाउस के साथ साथ पार्टी के तमाम साथियों को, सभी को जोहार करते हुए घाटशिला की जनता को ये संदेश देंगे, इस बार जब आप वोट करें तो बदलाव के लिए करें। राजनीति की जो परिपाटी है उस परिपाटी को तोड़ने